नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम के पाठ 5 मैं पढ़ नहीं सका। अपने पिछले वीडियो में हमने मैं पढ़ नहीं सका पाठ को पढ़ा था, पर हमने इसको आधा पढ़ा था। अब हम आगे से इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। तो देखिए, हाँ, बस इतना ही कहा बलदेव मास्टर ने। बलदेव मास्टर जी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो जब संजय उनको पुरानी बातें याद दिलाता है, तो बलदेव जी मास्टर उनकी बातों में हाँ भरते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा था। लेकिन संजय कहता जा रहा था, उसके बाद मैं आपकी नज़रों में घोंचू बन गया, क्योंकि और बच्चों के माता-पिता घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करते थे, उनका होमवर्क करा देते थे, पर मुझे कौन पढ़ाता? कौन होमवर्क कराता? मेरी निरक्षर माँ। अब वह बच्चा अपना संताप है वो अपने अध्यापक के सम्मुख पेश करता है, उनके सम्मुख अपनी समस्या है वो बताता है कि आपकी नज़र में तो हमेशा मैं घोंचू ही बना रहा, क्योंकि सभी बच्चों के माता-पिता उनके घर में पढ़ाई कराने में मदद करते थे, लेकिन मुझे कौन पढ़ाता क्योंकि मेरी माँ बिना पढ़ी-लिखी निरक्षर थी। मैं पूरी कोशिश करता, दोस्तों से पूछकर किसी तरह क्लास का काम और होमवर्क कर लेता, फिर भी मुझे उसके लिए मिलती थी आपकी सज़ा। और उस दिन होमवर्क न करने के कारण आपने मुझे इतना मारा कि मैंने तभी निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊँगा। तो क्या, फिर तुमने पढ़ाई की ही नहीं? अब यहाँ मास्टर जी उससे बात करते हैं कि तो क्या फिर तुमने आगे पढ़ाई की ही नहीं? नहीं। कई दिनों तक तो मैं यूं ही भटकता रहा, घूमता रहा। 2 महीने बीत गए। अब यहाँ पर वह अपने आगे के जीवन के बारे में अपने अध्यापक से वार्तालाप करता है कि ऐसे ही भटकते-भुटकते कई समय बीत गया, 2 महीने तक बीत गए। फिर एक दिन मेरे मामा जी आए, उन्होंने हमारी हालत देखी, तो वे हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा भी इतने संपन्न नहीं थे, संपन्न का मतलब पैसे वाले। कि हमारी परवरिश करते, परवरिश का मतलब पालन-पोषण करना। लेकिन उन्होंने रहने को छत और अपना साया हमें दिया था, वही बहुत था। हालाँकि मामा जी ने कहा था कि चलो तुम्हारे स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, जो कुछ मदद हो सकेगी ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरे मन में स्कूल के प्रति ऐसी नफ़रत जाग चुकी कि मैंने मामा जी से पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया। न जाने क्यों यही लगता मुझे यही लगता कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब। अब चलिए कुछ शब्द विशेष देख लेते हैं कि विधवा जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, संपन्न यानी धनवान, परवरिश यानी पालन-पोषण करना। अब क्या संजय के मन में ये बात घर कर गई थी कि स्कूल में जाना यानी मास्टर साहब की मार खाना, ये बात उसके मन में बैठ गई थी। आगे देखिए। लेकिन बेटा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता, बलदेव मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। अब यहाँ पर मास्टर जी संजय को कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया, इससे पहले तो मुझसे बात तो करते, आपके पास कैसे आता? आपके भाई ने ही तो मुझे वह फैसला लेने के लिए मजबूर किया था। पर बाद में सोचता रहा कि अगर मैं उस दिन के बाद स्कूल नहीं गया और पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं गया, तो क्या एक दिन भी आपने सोचा कि भुट्टू का क्या हुआ? अब यहाँ पर वह बच्चा मास्टर जी से कहता है कि मैं आपके भय की वजह से आपके सम्मुख आ नहीं पाया और आपके भय के कारण ही मैंने यह फैसला लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। लेकिन आपने तो सोचा होगा कि 2 महीने हो गए, घोचू स्कूल क्यों नहीं आया और घोचू का क्या हुआ होगा? स्कूल क्यों नहीं आ रहा? कहीं बीमार तो नहीं? मेरे किसी सहपाठी को भेजकर मेरी खबर पूछवा ली होती, तो मैं तो बालक था, पर आप तो अध्यापक थे। मेरी माँ और मेरे हालात को आप जानते थे, लेकिन मैं तो आपकी नज़रों में घोंचू था, तब भला आपको मेरी फ़िक्र क्यों होती? अब यहाँ पर बच्चा अपने अध्यापक से कहता है कि मैं स्कूल नहीं आया 2 महीने तक, तो इसकी चिंता मेरे अध्यापक को भी होनी चाहिए थी। अगर मेरे किसी सहपाठी नहीं साथ में पढ़ने वाला, कि मेरे साथ में पढ़ने वाले किसी बच्चे से ही मेरी खबर पूछवा लेते। मैं तो था आपका बालक, पर आप तो मेरे अध्यापक थे। आपका तो मेरे प्रति कुछ कर्तव्य था। आप मेरी माँ और मेरी हालात के बारे में अच्छे से जानते थे, पर आपकी नज़रों में तो मैं फालतू बच्चा था, घोंचू था, तब आपको मेरी फ़िक्र क्यों होती? फिर तुमने क्या किया? बलदेव मास्टर जी भर्राए गले से पूछा। अब बलदेव मास्टर जी को बहुत ज़्यादा दुःख होता है इस बात पे, जब वो उसकी सारी बातें सुनते हैं, तो उनका गला भर जाता है। फिर वो पूछते हैं कि फिर तुमने क्या किया? क्या करता? मामा जी के कहने, समझाने के बावजूद मैंने पढ़ाई करने के बजाय दुकानों में नौकरी शुरू कर दी।
माँ भी आसपास के घरों में काम करने लगी थी ताकि हम मामा जी पर बोझ न बने। जिंदगी घिसट घिसट कर चलती रही। माँ धीरे धीरे कमजोर होती गई, बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी चल बसी। अब मैं मामा की छाया में गुजर करने लगा था। एक साइकिल की दुकान पर काम मिल गया। कुछ बरस और गुजरे, फिर एक भले इंसान ने मुझे एक लोहे के कारखाने में नौकरी पर लगवा दिया। वहां मैंने कुछ काम सीखा भी और कुछ पूंजी भी जोड़ी। फिर एक भले आदमी ने बताया कि यहाँ श्यामगंज में लोहे की दुकान की गुंजाइश है, काम शुरू करो तो चल निकलेगा। बस मैं श्यामगंज आ गया। यहाँ स्कूल की इमारत बन रही थी, उसमें लोहे के काम का ठेका मुझे मिल गया। मुझे लगा कि मैं तो स्कूल पढ़ न सका, लेकिन उसकी इमारत बनने में मेरी मेहनत जरूर काम आएगी। यही क्या कम संतोष की बात है। इस स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वे तो कम से कम मुझसे अच्छे ही बनकर निकलेंगे। क्या बाद में भी तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा नहीं जागी? बलदेव मास्टर जी उससे पूछते हैं। नहीं, पढ़ाई से तो मेरा मन ही उचट गया था, क्योंकि आपकी उस दिन की मार ने दिल पर ऐसी खरोंच डाली कि उसकी टिस मुझे पढ़ने से बराबर दूर करती रही। काश आपने उस दिन मारा न होता, तो आज आप जिन विद्यार्थियों का जिक्र गर्व से करते हैं उनमें से एक मैं भी होता। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर संजय बोला, खैर छोड़िए इन पुरानी बातों को, बताइए क्या काम करना है। संजय ने देखा कि बलदेव मास्टर के गले में आवाज जैसे अटक गई है और चश्मे के मोटे कांचों के पीछे आंसू बह रहे हैं। अब ये आंसू क्यों बह रहे थे? ये पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि मास्टर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि सच में मेरे एक इतनी सी मार की वजह से एक बच्चे की पूरा भविष्य खराब हो गया। अगर मैं चाहता तो मैं उस बच्चे से पूछ सकता था कि उसके पीछे क्या कारण है, क्या वो समस्या है, और मैं उस समस्या का निदान भी कर सकता था। और अगर वह 2 महीने तक स्कूल नहीं आया तो मैं यह भी जानने की कोशिश कर सकता था कि वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तो ये सब बातों को सोचकर बलदेव मास्टर जी को पश्चाताप होता है और उनके गले में आवाज अटक जाती है। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। सहपाठी, एक ही कक्षा में पढ़ने वाला। गुंजाइश यानी स्थान या फिर जगह है। जिक्र, चर्चा। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। एक वीडियो एनिमेशन के माध्यम से हम पूरे चैप्टर का सार ग्रहण कर लेते हैं। आइए देखिए वीडियो। वर्क्स का बोर्ड जिस दुकान के ऊपर लगा है उसका मालिक कोई 30 वर्षीय युवक संजय है। इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि तमाम लोहे का काम होता है। रोज की तरह उस दिन भी संजय ने दुकान खोली। उसके कारीगर आ गए थे। दिन का काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शा से एक बूढ़े सज्जन उतरे और दुकान के मालिक को उनकी निगाहें खोजने लगीं। संजय एक कारीगर को कुछ काम समझा रहा था। उसने वहीं से आवाज दी, बैठिए बाबूजी, मैं अभी आया। बूढ़े बाबूजी संजय की मेज कुर्सी के सामने रखी लोहे की 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में संजय आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बताइए बाबूजी, क्या काम है? संजय ने कहा, और वह उन बूढ़े बाबूजी में अतीत का कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा खोजने लगा। बेटा, खिड़की में लोहे की जाली लगवानी है। आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? संजय ने पूछा। यही मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में 53 नंबर मकान है। यहाँ किसके पास रहते हैं? मेरा बेटा है, कॉलेज में प्रोफेसर है। बड़े गर्व से उन्होंने कहा, मैं अध्यापक रहा हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं। संजय ने देखा कि बूढ़े बाबूजी ने यह बात बड़े गर्व से कही थी। कोई और होता तो कहता कि बुढ़ापे में लोगों में ज्यादा बोलने और बिना पूछे ही अपने बारे में बताने की आदत होती है, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं सोचा। वह उन्हें पहचान गया था, इसलिए उनकी बात पूरी होने पर उसने पूछा, आप मुझे पहचानते हैं? उत्तर में बूढ़े बाबूजी ने अपने चश्मे के मोटे कांचों के सहारे संजय को पहचानने की कोशिश की, पर निराश हो गए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। आप बलदेव मास्टर है ना? अब बूढ़े और पोपले मुंह की झुर्रियों में हल्की हंसी दिखाई दी।
वह बोले, हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ, लेकिन तुम? वह अपने चश्मे के सहारे संजय को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आपको शायद याद हो, 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आपका एक छात्र 7वीं में पढ़ता था। उसको आप घोंचू कहा करते थे। कहते थे इसे कुछ नहीं आता, यह तो एकदम घोंचू है। एक तरह से उसका नाम ही घोंचू रख दिया था। हाँ 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 हाँ, याद आया, एक छात्र था। वह छात्र मैं ही हूँ। संजय ने कहा, आप उसको किसी न किसी गलती पर सजा देते थे। अरे बेटा, हंसकर बलदेव मास्टर बोले, स्कूल में ये सब बातें होती ही हैं। नहीं, एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। आपको शायद याद हो, उस दिन होमवर्क ना करके आने के कारण आपने मुझे बहुत पीटा था और आपकी उसी मार ने मुझे भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आश्चर्य से बलदेव मास्टर ने पूछा, लेकिन आपकी इस मार ने दरअसल मेरे मन में पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। मैंने घर आकर माँ से कहा था कि अब मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, और फिर माँ के लाख समझाने के बावजूद मैं स्कूल नहीं गया। संजय एक क्षण को रुका, फिर बोला, सर, आप तो जानते थे कि मेरे पिता चौकीदार थे और एक दिन डाकुओं से मुकाबला करते हुए वह शहीद हो गए थे। तब मैं 5-6 बरस का था। फिर यह भी आपको याद होगा कि मेरी माँ मुझे आपके पास लेकर आई थी स्कूल में दाखिला कराने के लिए। हाँ हाँ, याद है। बलदेव मास्टर ने कहा, तो यह भी याद होगा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताकर कहा था कि यही लड़का अब मेरा सहारा है, यही मेरी जिंदगी में रोशनी करेगा। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। और आप खुश हुए थे कि एक गरीब विधवा अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। हाँ, बस इतना ही कहा बलदेव मास्टर ने, लेकिन संजय कहता जा रहा था। उसके बाद मैं आपकी नजरों में घोंचू बन गया, क्योंकि और बच्चों के माता पिता घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करते थे, उनका होमवर्क करा देते थे। पर मुझे कौन पढ़ाता, कौन होमवर्क कराता? मेरी निरक्षर माँ। मैं पूरी कोशिश करता, दोस्तों से पूछकर किसी तरह क्लास का काम और होमवर्क कर लेता, फिर भी मुझे उसके लिए मिलती थी आपकी सजा। और उस दिन होमवर्क ना करने के कारण आपने मुझे इतना मारा था कि मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। तो क्या फिर तुमने पढ़ाई की ही नहीं? नहीं, कई दिनों तक तो मैं यूं ही भटकता रहा, घूमता रहा। 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरे मामा जी आए। उन्होंने हमारी हालत देखी तो वे हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा भी इतने संपन्न नहीं थे कि हमारी परवरिश करते, लेकिन उन्होंने रहने को छत और अपना साया हमें दिया था, वही बहुत था। हालांकि मामा जी ने कहा था कि चलो तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, जो कुछ मदद हो सकेगी जरूर करूंगा। लेकिन मेरे मन में स्कूल के प्रति ऐसी नफरत जाग चुकी थी कि मैंने मामा जी से पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया। न जाने क्यों मुझे यही लगता कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब की मार खाना। लेकिन बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता। बलदेव मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, आपके पास कैसे आता? आपके भाई ने ही तो मुझे वह फैसला लेने के लिए मजबूर किया था। बाद में सोचता रहा कि अगर मैं उस दिन के बाद स्कूल नहीं गया और पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं गया तो क्या एक दिन भी आपने सोचा कि घोंचू का क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? कहीं बीमार तो नहीं है? मेरे किसी सहपाठी को ही भेजकर मेरी खबर पूछवा ली होती। मैं तो बालक था, पर आप तो अध्यापक थे। मेरी माँ और मेरे हालात को आप जानते थे, लेकिन मैं तो आपकी नजरों में घोंचू था। तब भला आपको मेरी फिक्र क्यों होती? फिर तुमने क्या किया? बलदेव मास्टर जी ने भर्राए गले से पूछा। क्या करता? मामा जी के कहने समझाने के बावजूद मैंने पढ़ाई करने के बजाय दुकानों में नौकरी शुरू कर दी। माँ भी आसपास के घरों में काम करने लगी थी ताकि हम मामा जी पर बोझ न बने। जिंदगी घिसट घिसट कर चलती रही। माँ धीरे धीरे कमजोर होती गई, बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी चल बसी। मैं अब मामा की छाया में गुजर करने लगा था।
एक साइकिल की दुकान पर काम मिल गया। कुछ बरस और गुजरे, फिर एक भले इंसान ने मुझे एक लोहे के कारखाने में नौकरी पर लगवा दिया। वहां मैंने काम सीखा भी और कुछ पूंजी भी जोड़ी। फिर एक भले आदमी ने बताया कि यहाँ श्यामगंज में लोहे की दुकान की गुंजाइश है, काम शुरू करो तो चल निकलेगा। बस मैं श्यामगंज आ गया। यहाँ स्कूल की इमारत बन रही थी, उसमें लोहे के काम का ठेका मुझे मिल गया। मुझे लगा कि मैं स्कूल में तो ना पढ़ सका, लेकिन उसकी इमारत बनने में मेरी मेहनत काम आएगी। यही क्या कम संतोष की बात है। इस स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वो तो कम से कम मुझसे अच्छे ही बनकर निकलेंगे। क्या बाद में भी तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा नहीं जागी? बलदेव मास्टर ने पूछा। नहीं, पढ़ाई से तो मन उचट गया था, क्योंकि आपकी उस दिन की मार ने दिल पर ऐसी खरोच डाली थी कि उसकी टीस मुझे पढ़ने से बराबर दूर करती रही। काश आपने उस दिन मारा ना होता तो आज आप जिन विद्यार्थियों का जिक्र गर्व से करते हैं उनमें से एक मैं भी होता। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर संजय बोला। खैर छोड़िए इन पुरानी बातों को, बताइए क्या काम करना है? संजय ने देखा कि बलदेव मास्टर के गले में आवाज जैसे अटक गई है और चश्मे के मोटे कांचों के पीछे आंसू बह रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने वीडियो देखा। वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा कि एक अध्यापक और बच्चे के बीच में किस तरीके का व्यवहार और कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके और हमारे बीच में भी ऐसा ही व्यवहार बना रहे कि मैं आपको समझूं और आप अध्यापक को समझो। धन्यवाद।